नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज हमारे साथ जनाब डॉक्टर सैयद साहद साहब हैं। सैयद साहद साहब का इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा ही। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी एक नई पेशकश है कि हम स्टार्ट करें एक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें अलग अलग एपिसोड के साथ अलग अलग गेस्ट, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग वाकयात आपको पता चले, और ताकि आपका कंट्रीब्यूशन भी चैनल के लिए बना रहे और आपको भी अच्छा लगे सुन के, कुछ मालूमात बढ़े। और इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 के हमारे चीफ गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद साद साहब। ये पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल इनका मेजर रहा है, थेरेपी वगैरह भी करते हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद रिसर्चर हैं और लाइफ कोच भी हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ जनाब साद साहब खुद से अपना एक इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। एंड इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह काफी अच्छा ही था। आई डोंट थिंक कि कुछ छूटा है। बाकी इंट्रोडक्शन आपका पेंडिंग रह गया। अ स्टूडेंट coming from India and then successfully starting his own journey in Canada, तो वो एक माशाल्लाह। रिमार्केबल चीज है। एंड आपके व्लॉग्स के फॉलोअर रहे हैं एंड माशाल्लाह काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं एंड सक्सेस आपके हमारी इट्स ओवरऑल ग्रोथ साथ में एज इंडियन। सो रियली प्राउड टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साद साहब। देखिए, यही फ़र्क होता है एक्सपीरियंस का और एक जो अभी नए नए शुरुआत मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सैयद अली हम्माद ज़ैदी, लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी तालीमात वगैरह अलीगढ़, दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैं यहाँ अभी वैंकूवर कनाडा में अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ, एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा एमबीए ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी सारी चीज़ें जिसमें बचपन से शौक था या इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें साथ ब साथ चलती रहें, जिसमें से एक यूट्यूब चैनल भी है। और इसको मैं और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाह रहा हूँ टाइम टू टाइम, और कोशिश है। बाकी आपकी दुआएं हैं और आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा इन सारी चीज़ों में। खैर, जनाब मोहम्मद सैयद साद साहब, तो इंट्रोडक्शन हो गया। और जैसा कि हमारे पॉडकास्ट का पहला टॉपिक है, इमोशंस एंड द प्रैक्टिकलिटी इन द रियल लाइफ। सो हाउ यू डिफाइन इमोशंस और द प्रैक्टिकलिटी टुगेदर और द सेपरेट? कमिंग टू इमोशंस फर्स्ट, क्योंकि पहला वर्ड रहा है आपके पूरे टॉपिक में। सो एक छोटी सी चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज इमोशंस एंड फीलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीजें हैं। फीलिंग वो होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, जो फॉर इंस्टेंस चोट लगने पे या डांट पड़ने पे घर पे मम्मी पापा से हम फील करते हैं एंड वो चला जाता है के साथ। इमोशन का डिफाइनिंग फीचर ये होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म सेंसेशन दैट अ पर्सन फील। तो वो आपका एक दिन से ज्यादा ही रहता है एंड इट कैन लास्ट अप टू वीक टू मंथ। जैसे आप अपसेट होते हैं तो फिर एक वीक आपका चला जाता है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कुछ इशू हो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इमोशंस एंड फीलिंग्स का डिस्टिंक्शन, ताकि आगे जो बातें हों वो थोड़ा बेहतर समझा जा सके। एंड बिल्कुल। प्रैक्टिकलिटी इट्स वेरी सिंपल। जैसे जो भी चीजें हैं, टू आइडेंटिफाई इट इन फेस वैल्यू। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, इसका इम्पैक्ट ना हो एंड वी जस्ट कंप्यूटराइज बेसिकली अपने आप को, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी फीलिंग्स। सो ये बड़ी अच्छी बात आज मुझे पता चली कि इमोशंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू फीलिंग्स। और कॉलेज में बहुत सारे वाकयात ऐसे होते रहते हैं अक्सर। खैर, वो सारे एग्जाम्पल्स तो बाद में। सो ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया ये कि पहले ही इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस बता दिया। बट हाउ डू वी behave in the practical atmosphere or the environment to handle the both emotional factor and the practicality with the situation? हाल हकीकत फिलहाल ये है कि इंसान एक मंडेन शेड्यूल में फंसा हुआ है।
सुबह स्टूडेंट्स उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर आते हैं, देन दे चिल आउट आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, एंड फिर वही सेम रूटीन। जी। एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, देन सुबह ऑफिस, एंड फिर घर का टेंशन होता है, इफ यू आर मैरिड देन फैमिली एंड बच्चों की टेंशन, एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो फिर वापस आप घर आए, एंड सेम शेड्यूल फॉलो होता है। तो ना कहीं इनोवेशन बचा है यहाँ पे, एंड ना ही अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अपने आप की चीजें, अब हमारी चीजें बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। आप जैसे प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस का बैलेंस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलियंस हियर। एंड रेजिलियंस क्या है, थोड़ा डिफाइनिंग टर्म्स में अगर बात करें, इट्स द एबिलिटी टू बाउंस बैक। आपको कुछ महसूस हो रहा है, किसी इमोशन के थ्रू जा रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, एंड यू बाउंस बैक फ्रॉम इट, ये जानते हुए कि और भी चीजें हैं दुनिया में जो आपको करनी है। तो इन अ पॉजिटिव वे बाउंसिंग बैक, नॉट इन अ रेबिलियस वे जो आजकल के यूथ कर लेते हैं कि इफ आई एम सैड तो फिर हम कोई एडिक्शन ले लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, या फिर बदतमीजी कर लेते हैं, या फिर बंक कर लेते हैं, एंड जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन ये होता है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो ये करने में क्या दिक्कत है। तो एक शॉर्ट टर्म डोपामिन रिलीज या शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए ये कर लेते हैं। एंड जैसे आपका सवाल रहा है इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस, तो सबसे पहली चीज इज वी हैव टू आइडेंटिफाई। जब तक हम ये ना समझे कि हम किस इमोशन को हम फील कर रहे हैं, किस फेज में हैं, तब तक वी कैन नॉट proceed further basically. And for example, a very recent case, and I would say कि 8 घंटे पहले ही ये केस आया है। So a person who is working 9 to 5 and उनके घर पे कोई issues चल रहे हैं with their spouse, and he or she, I won't even disclose, वो थोड़ा client confidentiality आ जाता है। Interesting. So what they did was कि उनके पास thoughts आने लगे, suicidal ideation से लेके to quit their job, to reevaluate their life, बट वो कर नहीं पाए। एक छोटी सी चीज ये है, क्योंकि प्रोजेक्ट उनके काफी ज्यादा चल रहे हैं एंड वो वहां पे ज्यादा इनग्रोस्ड है, तो वो डिफाइन करने का टाइम ही नहीं मिलता इंसान को कि हम बैठे बात करें, सुलझाएं। तो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड अगर मैं कहूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि सब थेरेपी ले लें या सब दिन में 1 घंटे बैठ के मेडिटेट करें, तो वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, देखा जाए। सो कमिंग बैक टू यू, ये तो डिफरेंसेस रह चुके हैं। इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस आप सिनेरियो दे सकते हैं, एंड आई कुड डिफाइन इट मोर फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। यूथ हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर अदर सेक्ट ऑफ पीपल। ये जनाब साद साहब एक कॉन्फ्लिक्ट है और मिस अंडरस्टैंडिंग भी है इन चीज़ों को लेके। इमोशंस वर्सेस डिसीजन मेकिंग मीन्स, अगर एक इंसान, दो इंसान है, पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए का अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं पर है तो वो उसको लेके डिसीजन जो लेगा वो फार बेटर देन होगा इमोशनल पर्सन बी के लिए। मीन्स अगर मेरे लिए कोई डिसीजन लेना है तो एक तरफ मेरा अपना रिश्तेदार जिसका मेरे से एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो एक अलग तरीके से डिसीजन लेगा, और एक इंसान जो बिल्कुल रैंडम है वो एक अलग तरीके से लेगा। तो बाज लोग कहते हैं कि जो इमोशनल नहीं होते हैं वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस लेते हैं, और बाज लोग पुराने जमाने के लोगों को ताना मारते हैं हमारे मुआशरे में कि भाई आपका फैसला इमोशनल था, तो वो बचकाना था, वो हाईलाइट करते हैं डायरेक्टली कि बचकाना था या जो भी है। तो डिसीजन मेकिंग में इमोशंस कैसे रन करता है और कितना करना चाहिए, और ये हम कैसे बचाएं, कैसे डिसाइड करें। तो सबसे कॉमन सी चीज है डिसीजन मेकिंग में कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इमोशन से। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर एक डॉक्टर अपने खुद के बेटा या बेटी का ऑपरेशन करे, तो वो घबराने लगेगा। एंड ऑफन इन मेडिकल टर्म्स, एंड जैसे एज साइकोलॉजिस्ट आल्सो वी आर नॉट अलाउड टू ट्रीट आवर ओन फैमिली मेंबर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बायसनेस रह जाती है। एंड इमोशंस इन डिसीजन मेकिंग इज आल्सो अ नेसेसिटी समटाइम्स, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं। हमारी बॉडी जो है, इट कीप्स द स्कोर, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर चूजिंग समथिंग which can harm us or which has harmed us,
प्रीवियसली, तो वो एक एंजाइटी सा रह जाता है। तो अगर सेकंड टाइम सेम ऑप्शन दिया जाए या फिर सिमिलर ऑप्शन दिया जाए, तो वो इमोशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान को फिर याद आता है कि नहीं, पिछले बार मैंने ऐसे किया था, तो अब करने से हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो। तो वो एक बायसनेस दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अगेन कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट, एक्सप्लॉयटेशन और नेगेटिव रिएक्शंस। एंड एक चीज आपने जो बोला कि जो हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं उनके डिसीजंस इमोशनल थे, एक हद तक बात सही है, बट एक हद तक ये भी है कि वो मुआशरे का जो पूरा नियम रहा, वो उसे देख के लेते थे डिसीजंस। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये कह के भी रेक्टिफाई करते हैं कि दे आर बीइंग मोर वाइज, उन्होंने ज्यादा देखा है, एक्सपीरियंस देखा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक बड़े ओहदे में है एंड उनको डिसीजन लेना है, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं एंड उनका लड़का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, फॉर एग्जाम्पल, so what he does is he has two choices, either to rusticate him or to just hide it basically. अब इसमें अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो वो अपने बेटे को बचाएंगे, एंड अगर नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल रहे, तो फिर वो ऑब्वियसली एक्शन लेंगे, द रिक्वायर्ड एक्शंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सर्वाइवरशिप या फिर एक बायसनेस आता है फॉर द पीपल वी लव। तो ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वी कांट चेंज इट। बट आइडेंटिफाइंग कि कब हम गलत डिसीजन ले रहे हैं इन इमोशंस में या फिर फीलिंग्स के थ्रू, फीलिंग्स पे बेस्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस द होल मार्केटिंग, जैसे आप एमबीए कर रहे हैं, मार्केटिंग, द होल मार्केटिंग इज समहाउ rooted in psychology. For instance, Coca-Cola, Nestle, the color red. So, yeah, color red, as I was saying, the color red, it indicates something which gives you dopamine. जैसे the study says कि अगर आप रेड कलर के कप में कॉफी पीते हैं तो वो आपको ज्यादा मीठी लगेगी, and it is true, and it has been researched. Kit Kat bars, Nestle, they go with red, so that's the same purpose कि आपके इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाए so that you take that product. नाउ ये सारी चीजें एक मार्केटिंग लेवल पे, कैपिटलिज्म वाले लेवल पे हो जाती है। बट कमिंग बैक, हम खुद कैसे आइडेंटिफाई करें, देन यू नीड टू हैव अ क्लियर लॉग बुक आपके इमोशंस का। एंड जब तक आप वो नहीं करेंगे देन यू वुड बी गेटिंग अफेक्टेड। एंड एक होता है जूमिंग आउट, बेसिकली आपके पास कोई डिसीजन लेने का ऐसे सिचुएशन आया है एंड आपको डिसीजन लेना है, तो just zoom out, become a third person at that point. And उस moment, and this is, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि थेरेपी को हम कंडेंस करके एक सेशन में कंप्लीटली नहीं बता सकते, बट ओवरऑल यही रहेगा कि जूम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, become a third person, and being that third person, decide what's good for you or the person that you're taking decision for. एंड फिर उसके आगे यू कैन टेल कि मैं ऐसे करता या फिर थर्ड पर्सन ऐसे करता तो क्या हमारे आंसर सेम है या फिर अलग है। तो वो आपको थोड़ा बहुत एक मैनेजेबल बैलेंस दे देगा बिटवीन बोथ। माशाल्लाह साथ साथ देखिए, मैं इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़िदा हूँ, आपकी इन बातों। कितने अच्छे से आपने इस चीज़ को, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैंने पूछा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कितने आसानी से आपने जवाब दे दिया। प्रिंसिपल बच्चे का भी एक एग्जाम्पल लेके समझाया। ये एग्जाम्पल को पर्सनल मत लेने, सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं यहाँ इसलिए बोल भी रहा हूँ रोक के। उसके बाद आपने मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया, दैट ट्रू, कोका कोला है, नेस्ले, एवरीवन, टू जस्ट कोट इट फ्रॉम द साइकोलॉजी। देन उसके बाद तीसरा ये जो आपने अभी हाईलाइट किया कि कैसे इन दोनों के बीच को आपको दरमियानी फैसला लेना है, हमेशा थर्ड पर्सन, एक थर्ड आई से देखो। मैं अगर इमोशनल में कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि वो एक्टिविटी कितनी सही है कितनी गलत है, तो मेरे ऊपर मैं इमोशनली बाउंड हूँ। तो हमेशा एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई हाउ टू डू इट एंड कहाँ तक कब तक कितना करना है। दैट वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट आस्क यू, मैंने एक जगह पर एक लाइन पढ़ी थी काफी टाइम पहले कि इमोशंस डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी
जब हम एमबीए करते हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, नॉट टू हार्म द बिज़नेस ऑब्वियसली। तो उसमें ये दिखाना होता है कि आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं है, बी प्रोफेशनल। हर चीज़ में आप प्रोफेशनलिज्म का डंका जो पीटते हैं, वो इसीलिए ताकि आप उस चीज़ से अटैच मत हो, इमोशंस मत अटैच करें अपने, ताकि वो चीज़ उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे और प्रॉफिटेबिलिटी दे, लॉस ना हो, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ना हो। ऐसा क्यों? जी, तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे। फॉर इंस्टेंस एक कॉमन टर्म है स्ट्रेस। हम सभी को पता है स्ट्रेस क्या होता है। इट्स अ जी। वरिंग नोशन कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर बहुत वर्कलोड ज्यादा है। बट इफ यू लुक क्लोजली, स्ट्रेस के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज यू स्ट्रेस, वन इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वो होता है जो कि नेगेटिव स्ट्रेस होता है, एंड यू स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। एंड विदाउट यू स्ट्रेस आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेडलाइन नहीं है, एक बच्चे को डेडलाइन नहीं मिला है होमवर्क सबमिट करने का, 10% होंगे जो फिर भी करेंगे, बट 90% वो नहीं करेंगे। दे वोंट बी मोटिवेटेड एट। सो आर मोटिवेशन डायरेक्टली लिंक्ड विद यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अगर डिस्ट्रेस ज्यादा हो तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है। एंड द सेकेंड थिंग, नॉट गेटिंग अटैच्ड विथ योर क्लाइंट्स। बट आई वुड से दिस कि आप अगर अपने क्लाइंट से अटैच नहीं होते हैं, एटलीस्ट आप कनेक्ट नहीं कर पाते, यू आर नॉट एम्पैथेटिक, देन यू डोंट अंडरस्टैंड देयर नीड्स कंप्लीटली, राइट? व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। मार्केटिंग में आप हैं, आपके पास एक क्लाइंट आए एंड उन्हें एक मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करनी है, एंड उस क्लाइंट का जो मोटिव है या जो प्रोडक्ट है वो किस बेसिस पे उन्होंने बनाया है, क्या उसके पीछे इमोशनल connections हैं उनके। Probably he has started something or she has started something on the basis of a memory of their loved one. वो इमोशन समझना जरूरी है एंड उसके लिए कनेक्ट करना जरूरी है। सो देयर इज दिस एग्जांपल कि अ पर्सन स्टार्ट्स चॉकलेट कुकी बिस्किट, चोको चिप कुकी बिस्किट, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी या उनके जो मदर थे, शी यूज टू मेक देम एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता था बचपन में। उसके बाद पास्ड अवे, तो उनके याद में उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ही ओपनड अ बेकरी एंड लेट्स जस्ट सपोज वी से कि वो आपके पास आते हैं मार्केटिंग के लिए, एंड अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे या फिर एम्पैथी नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि उनका पर्पस क्या है एंड द रीजन बिहाइंड हिम स्टार्टिंग द बिजनेस। तो फिर आप जो एड के प्रपोजल्स देंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स के प्रपोजल देंगे, वो शायद रिजेक्ट कर दें। क्योंकि अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली जनरली हम कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ चलते हैं, तो सामने वाला ऑफेंड भी हो सकता है क्योंकि मैं अपनी माँ के मेमोरी में कर रहा हूँ एंड ये कैपिटलिस्ट कैंपेन है, पैसे कमाने के लिए है बस। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है। एंड अब नाउ लेट्स कमिंग बैक कि अगर हम कनेक्ट हो जाएं तो उसका नेगेटिविटी क्या है। दैट इज समथिंग जहाँ पे आप एम्पैथेटिकली कनेक्ट नहीं हो रहे, यू आर अट्रैक्टेड टू द आइडिया और यू आर अट्रैक्टेड टू द पर्सन, तो वो प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट जाता है। फॉर इंस्टेंस, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी कैन नॉट बी इमोशनली अटैच टू द पेशेंट कि अगर वो रो रहे हैं या फिर वो कुछ शेयर कर रहे हैं एंड देन वी ऑल्सो फील दैट कि हम भी रोना शुरू कर दें। बट वी हैव टू बी एम्पैथेटिक टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कीपिंग आवरसेल्व्स इन देयर शूज बेसिकली। सो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नोशन दोनों हैं जैसे मैंने बताया। एंड जैसे मार्केटिंग कैंपेन का एग्जाम्पल रहा है कि आप जब तक समझेंगे नहीं, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ, तब तक यू वोंट बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज दैट ही और शी नीड्स। लेकिन अगर आप पर्सनल एजेंडा हो या पर्सनल अट्रैक्शन हो, उस वजह से अगर आप कनेक्ट होते हैं, देन ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी। एंड जस्ट क्लोजिंग ऑन दिस नोट, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, काफी बहुत एक्चुअली बड़े बड़े थियरीज हैं इनके पीछे, but I'm trying to make it as condensed as possible. So without eustress also you cannot work. अगर क्लाइंट आपके ऊपर प्रेशर ना दे या आपके मैनेजर आपके ऊपर प्रेशर ना दे, तो आपका 100% पोटेंशियल अनलॉक नहीं है। इट्स अ बेल कर्व जो हम कहते हैं। बेल कर्व इज समथिंग शेप लाइक अ बेल, एंड उसका पहला हिस्सा जो होता है दैट इज यूस्ट्रेस, जो हमें मोटिवेट करता है, तो वो ऐसे जाता है योर मोटिवेशन लेवल।
एंड जब यूस्ट्रेस हद से ज्यादा हो तो वो डिस्ट्रेस बनता है एंड इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन द मोटिवेशन लेवल. सो दैट्स द की पॉइंट टू टेक फ्रॉम हियर कि आप यूस्ट्रेस में रह रहे हैं या डिस्ट्रेस में. एंड सेकेंडली आप पर्सनल एजेंडा की वजह से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं और यू आर जस्ट बीइंग एम्पैथेटिक टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स नीड इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कैंपेन. थैंक यू साथ साथ इतने अच्छे से समझाने के लिए. एक और आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेसिकली मैं खुद इसके बारे में जानना चाहता हूँ. वो ये है, इमोशंस टू बैलेंस इन द रिलेशनशिप, द यूथ फैक्टर, द करंट सराउंडिंग, द इश्यूज दैट वी आर अवेयर. बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है दैट हम अवेयर नहीं होते. एंड एट अ सर्टेन स्टेज, आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये रियलाइज होता है कि शायद हम गलत थे या अफसोस करते हैं. तो हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स, और वो एक माइंड में ना रख के वो सारी चीजें और लाइफ में गो ऑन वाले फेज पे कैसे जाएं और एक हैप्पी एंडिंग, लेट इट गो वाला या जो भी हो, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, वॉट एवर इट इज. सो कैसे ये सारी चीजें बैलेंस करें विद द करियर थिंग, स्टडी, पैसे, एवरीथिंग. क्योंकि जहां आपने 16-17 की एज क्रॉस करी, माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं. पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, फैमिली, रिश्ते और भी बाकी सारे, फिर से रिलेशनशिप इश्यूज, मनी फैक्टर, सारी चीजें वो कैसे बैलेंस करें ये इमोशंस के थ्रू और विदाउट इमोशंस. आपके जितने भी सवाल रहे हैं अब तक इंक्लूडिंग दिस वन, ऑल ऑफ देम आर सो ब्रॉड एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे पाऊँ. बट क्योंकि हम एक तो हमारा पेशा ही ऐसा है कि हम समझते हैं एंड काफी लंबा जवाब देते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा कि कंडेंस कर लें काफी शॉर्ट नोट पे. बट या आई वुड से कि काफी सारी चीजें हैं, थियरीज वगैरह तो सेकेंडरी चीजें हैं. फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा, ओके ना, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको एज शॉर्ट एज पॉसिबल कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ. कि तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशन कहाँ पे आते हैं, फीलिंग कहाँ पे आते हैं, एंड व्हाट इज अट्रैक्शन, व्हाट इज इन्फैचुएशन. एक लड़का या लड़की जब 17-18 साल के होते हैं, आज के दुनिया में, आज के माशरे में हद से ज्यादा एक्सपोजर है, नेगेटिविटी की भी पॉजिटिविटी की भी. एंड नेगेटिव पॉजिटिव ये दो एस्पेक्ट हो गए, और एक थर्ड चीज इज दैट इज फ्रीडम, जो कि मिस इंटरप्रेट करते हैं. रेबलियस हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे इन जनरल अगर देखा जाए. एंड उसके बाद अगर इंसान रेबलियस है पहले से एंड उसे एक फीलिंग मिलता है, दे गेट अट्रैक्टेड टू समवन, तो वो ऑब्वियसली 30% if they are attracted to someone because of physical appearance or because they have a same thought process or they just आज के जनरेशन में जैसे बोलते हैं they vibe together. बट कहीं ना कहीं 50% ये भी रहता है कि दे वांट टू डू समथिंग दैट दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर. वो थ्रिल, वो एड्रेनलिन, वो एक्सपीरियंस करने के चाह में बेसिकली आगे बढ़ जाते हैं. एंड अगर इंसान जब साथ में रहते हैं, अट्रैक्शन चाहे 10% भी हो, जब समझने लगते हैं, डेली बातें होने लगती है, तो वो एक फॉल्स सेंसेशन देता है ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. आई वुड से कि देयर इज अ फ्यूचर इन इट. But what they don't realize is what they are feeling. That is basically infatuations and obviously their hormones. क्योंकि teenage में you hit puberty and have a lot of emotions to deal with. And one more thing जो parents कर सकते हैं, that is क्योंकि एक चीज ये है, जैसे मैंने आपको बताया, it's difficult to explain but I'll give my best shot at it. The theory of attraction basically. कहीं ना कहीं जो आपके ट्रॉमास रहते हैं बचपन में, that influence you. फॉर इंस्टेंस अगर एक इंसान के पास उनके पेरेंट फिगर में काफी ज्यादा अब्यूज रहा है, काफी ज्यादा केओटिक फैमिली रहा है उनका, डिसफंक्शनल फैमिली रहा है, तो वो पार्टनर भी वैसे ही उनको अच्छे लगेंगे जो कि थोड़ा बहुत केओटिक है. साउंड्स वियर्ड बट इट्स ट्रू. एंड अगर उनको कोई एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो केओटिक नहीं है, जो पीसफुल है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ पीसफुल बैकग्राउंड, तो फिर उनको लगता है कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा.
because they're used to the chaos, they find comfort in the chaos. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि हर टीनेजर को पढ़ाना चाहिए, एंड स्पेशली इंडिया में काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर बाय द टाइम यू गेट टू 8th 9th स्टैंडर्ड यू हैव द बेसिक थियरीज क्लियर, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिर ओवरऑल इन जनरल। एंड द साइकोसोशल फैक्टर्स बेसिकली, भारी भरकम वर्ड्स ट्राई करूंगा ना यूज करूं, एंड काफी ज्यादा वो साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट इज coming out to give a very big answer. But yeah, the problem with the youth right now is they cannot identify the difference between infatuation slash attraction and a real long-term relationship or a long-term emotion that is going to last them in a positive way. They are acting upon their own traumas, जो उन्हें नहीं मिला है या फिर जो उन्हें मिल रहा है नेगेटिव, they find that सामने वाले में, and they follow the same pattern as their parents, as their childhood. So breaking out of it requires, I would say, generalized classes and training and basically awareness फैलाना, जो कि अभी फिलहाल इंडिया में काफी कम है, and we are working on it to let them know. So yeah, that's the brief answer. That's how I would conclude this. But yeah, generally, if we plan, then I can give a whole 3-hour lecture on this, तो वो बेहतर से समझ पाएंगे आप। नहीं, नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसका जवाब दिया और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि इंडिया में अभी इन सब चीज़ों पर लोग गौर नहीं करते हैं। अपने ही घरवाले नहीं गौर करते हैं। अगर अभी घर में किसी को पता चल जाए कि भाई थेरेपी ले रहा है, तो उनका सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जाता है, ओह! पागल हो गया। इट्स वियर्ड बट Exactly. दैट्स ट्रू। सो बट यहाँ पर मैंने देखा कनाडा में हर चीज़ बड़ी ज़्यादा सुलझी हुई है और वो एक होता है ना, कोई सोशल बोझ नहीं है जो आप लेके चल रहे हो। अम, सब ओके हैं, ओके इफ यू नीड आप जाओ आराम से थेरेपी लो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसके मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है, नो वन नोस। एक कमरे में अगर दो इंसान रह रहे हैं, लिटरली नहीं पता है कि कौन किस चीज से गुजर रहा है, या तो फिर इंसान हर चीज को बताए, ढिंडोरा पीटे, जो डंका पीटे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि हाँ, एक साइको स्टडीज को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है और इज्जत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग। और एक पूरे सेशन में मैंने एक सबसे ज़्यादा चीज़ गौर की, जनाब के डॉक्टर साहब जितने टाइम मैं बोल रहा हूँ सब सुन रहे हैं और एक एक चीज़ को हाईलाइट करके जवाब दे रहे हैं। इट मीन्स कि लिसनिंग पावर बड़ी अच्छी हो गई है, साइकोलॉजी पढ़ के हुई है या प्रॉपर वो एक बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी, वो एक लेवल सेट हो जाता है, स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि वो के डीलिंग विद द पेशेंट, तो आ ही जाता है एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली ये बहुत मतलब कमाल की चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हम बात बात करने के लिए नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जवाब देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ है जो इंसान को लाइफ में चाहिए आजकल, दुनिया हो गई है ऐसी। और ये बहुत सही आपने नज़रिया अपना बताया कि इन चीज़ों को आम करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए कुछ नसीहत आप देना चाहें? Yes, depending upon the parent, obviously, कि अगर हम बोलें इन जनरल, जैसे आई विल गिव यू एन एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है। सो मेरे पास एक क्लाइंट आए एंड उन्होंने अपनी बेटी को लेके आए, एंड शी इज जस्ट अ किड, एंड इज 15-16, एंड पेरेंट्स का कंप्लेन ये था कि शी इज नॉट पेइंग अटेंशन इन हर स्टडीज बेसिकली। तो मैंने उस बच्चे के साथ बैठा, आई टॉक विद हर। तो हर स्क्रीन टाइम, जैसे शी डिड नॉट हैव हर ओन फोन, शी वाज इन 10th आई गेस, या 10th और 11th। उसे फोन नहीं था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। अगर बाहर जाते देन शी वुड टेक हर मॉम्स फोन विद जीपीएस एक्टिवेटेड, विद कुछ एक ऐप था जो कि वॉइस भी कंटिन्यूअसली उनके पेरेंट्स सुन सकते हैं। सो इट वाज बेसिकली अ प्रिजन, एक जेल बना के रखा हुआ है। तो ऐसे पेरेंट्स हैं, एंड उसके ऑपोजिट आ जाते हैं दूसरे स्पेक्ट्रम में। ऐसे भी लोग हैं जो उनके बच्चे कुछ भी गलत कर दे, दे वोंट एक्सेप्ट इट,
जैसे वो हम आजकल न्यूज में देखते रहते हैं, वो चाहे इन्फ्लुएंस पैसे का रहे, पावर का रहे, या जनरल थॉट प्रोसेस द पेरेंट्स रहे। सो बीइंग स्ट्रिक्ट वो आपके बच्चे को और ज्यादा डिप्रेशन में डालेगा एंड आपसे छुपने लगेगा। जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जो बच्चे के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा है। वो पैर के कदमों की आवाज सुन के समझ जाते हैं कि मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें छुपाना होता है या खुद छुपना होता है। एंड जो बच्चे के पेरेंट्स टोटली दे हैव गिवन अप ऑन देम, केयर लेते ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए, जो भी बच्चा चाहता है उसे दे देते हैं। They don't respect the authority, they don't respect the parents, and they get into depression because इतना freedom मिला है, and जब बड़े हो जाते हैं तब उनको वो freedom नहीं मिलता। They are not used to the real world. तो balancing and coming in between वो personalized, जैसे मेरे क्लिनिक का भी ये मोटो रहा है एंड यही थीम रहा है, इंडिविजुअल थेरेपी और पर्सनलाइज्ड सेशन प्लान्स। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, एक स्टूडेंट को आप डांटना भी जरूरी होता है, एंड एक स्टूडेंट को अगर आप डांटेंगे तो उसका परफॉर्मेंस और नीचे चला जाएगा बेस्ड ऑन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर पेरेंट को थेरेपी देना चाहिए या सेशन देना चाहिए, बट एटलीस्ट आइडेंटिफाई योर चाइल्ड्स potential strength and weaknesses and give them a freedom. Privacy is a very important thing, especially जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर। तो अगर आप प्राइवेसी नहीं देंगे जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि वो कुछ गलत करेगा, then from my experience, and I have been in this field for years now, I can say that कि बच्चा गलत ही करेगा। एंड अगर आप इतना भी ज्यादा उसे आजादी दे देंगे कि आपने कभी उसे रोका टोका नहीं है, तो फिर कल को बच्चा की बात नहीं मानेगा, एंड he or she would be in more dangerous situations. They'll be more reckless and they are more likely to end up in a place कि वहां से उनको कोई सेव ना कर पाए। सो मेंटेनिंग अ बैलेंस, आप एक चेकलिस्ट बनाइए अपने बच्चों का, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेसेस, एंड बहुत आम सी चीज है तो हम कह देते हैं कि बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो। अब दोस्त कैसे वाले दोस्त बनने हैं, क्योंकि दोस्त में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, एंड कुछ कुछ दोस्त हमारे फायदा भी उठा के चले जाते हैं। तो आप कौन से वाले दोस्त बन रहे हैं अपने बच्चे के, वो भी आप देखो। ये मैटर करता है। चले इसी बहाने ये भी पता चल गया कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, क्या लैकनेस होती है। और मेरा भी एक हद तक ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों का एक दोस्त बनना चाहिए, बच्चों की प्राइवेसी की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे खुद से डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें छिपाएंगे भी, और बच्चा एट द एंड बच्चा है, वो गलतियां जी। करेगा। फर्क कहाँ आता है, अगर वो पेरेंट से उस क्लोज कांटेक्ट में नहीं होगा, वो उनसे छिपा के करेगा, दैट्स गोना मोर हार्मफुल देन पता लग के करे। पेरेंट्स को पता लग जाएगा बच्चे ने गलती की, वो उसको ठीक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो छुप के करेगा तो ज्यादा खतरनाक चीज फिर कल को जो पैदा होके आती है आ, कुछ सालों बाद, वो ज्यादा डेंजरस है। तो मेरा भी यही मानना है कि पेरेंट्स, बच्चे गलतियां करें, कोई नहीं, आप पेरेंट्स हैं, सही करें। एट द एंड बच्चों को भी अपनी सारी तरबियत पे पूरा भरोसा होगा जो उनके वालिदैन ने की। और मैं हमेशा सारे माँ बाप को ये बोलता हूँ, अपने बच्चों को अपने जैसे मत बनाओ। कि आप आज से 40 साल पहले आपकी परवरिश हुई थी, उस फैक्टर से मत करो परवरिश। आप ये देखो मुआशरे में क्या चल रहा है, फिर आप में क्या चलता था, उन दोनों के बीच का कुछ निकालो। क्योंकि आप में क्या था, आप घर में वो एटमॉस्फेयर बनाओगे, बच्चा बाहर निकल के देखेगा दुनिया में ये चल रहा है, वो फंसा रह जाएगा, बाद में कल को वो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट बिहेवियर लेके चलना पड़ेगा परवरिश के लिए। और ये सारी चीजें मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। खैर, एट द एंड जनाब डॉक्टर सैयद साद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इस वक्त मैं वैंकूवर में बैठा हूँ और यहाँ वक्त हो रहा है 1:50, 1:15 दोपहर का। और जनाब साद साहब इंडिया में वक्त हो रहा है 2:45, 11:30 का फर्क है, रात का 2:45 बज रहे हैं। 2:16, ओके 2:16, आई सेड -15, राइट, -45। सो मैं वैंकूवर में 1:46 हो रहा है, उल्टा मैंने बोल दिया था। 1:46 दिन का यहाँ हो रहा है वैंकूवर में, और साथ भाई के घर पे दिल्ली में 2:16 सुबह का, रात का हो रहा है, बताइए।
एम। तो बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इन सब इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर किसी को थेरेपी वगैरह या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो या कोई भी एक चीज़ बोझ है डिस्कस करना है, साथ भाई ऑनलाइन थेरेपीज़ भी करते हैं और ऑफलाइन भी जिनको जाना है कांटेक्ट कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे ये इसी नाम से हैं। ईमेल मैं यूट्यूब पे जब भी अपलोड करूँगा तो डाल दूँगा। नंबर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें। और बहुत-बहुत शुक्रिया अपने बिज़ी वक़्त में से ये वक़्त निकालने के लिए। और आई होप आप जिन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाएँ और माशाल्लाह बहुत कामयाब हों। और इंशाल्लाह बात ऐसी होती रहेगी, हमें सलाहियत देते रहेंगे, मतलब सलाह देते रहें। फिर इंशाल्लाह जब बाल बच्चे वाले बनेंगे तो फिर कॉन्टैक्ट करते हैं अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में। डेफिनेटली बहुत लुकिंग फॉरवर्ड। या लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं बोर्ड में भी, कभी कदार ऐसे ऐसे आ जाते हैं इमोशंस वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, तो इंसान फंसा हुआ होता है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट सेशन जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं साथ भाई? बस ये कि आपका ये पायलट एपिसोड है एंड काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं एंड कहीं ना कहीं वक्त और हालात रात के 2-2:30 बज रहे हैं प्लस आज दिन भर जैसे मैं पहले ही बोल रहा था स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले कि मेरे लेक्चर्स थे एंड सेशंस थे, तो मेरा भी जो कैपेसिटी है इट हैज बीन ड्रेन्ड आउट कुछ हद तक। बट या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइट हुई हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोग जो सुनेंगे एटलीस्ट क्यूरियोसिटी उन पे बढ़ेगी एंड फिर उसके बाद then we can go for longer formats and discuss one topic। जैसे इतने सारी क्वेश्चंस का जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहा for me as well, but yeah we will work on it and एक एक टॉपिक्स लेंगे and आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं and जो बाकी व्यूअर्स हैं I will ask them to obviously support you and subscribe to the channel and give your suggestions in the comments anything, and I'm free, you can contact me online or through the official means जो provide करेंगे हमाद भाई हमारे। and yeah, best of luck for your channel and thank you for inviting me, it's really an honor कि पायलट एपिसोड में आपके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद साहब। नहीं, मैं बहुत वक्त से रुका हुआ था, बस मैं कंफ्यूज था कि पायलट एपिसोड, क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल चाहिए था जिससे मेरा कुछ एक कनेक्शन बने टॉपिक से, इंसान से, इसलिए मैं रुका हुआ था। करीबन 2-3 महीने में रुका रहा इस पायलट एपिसोड के लिए, और फाइनली आज टाइम मिला और हमने रिकॉर्ड किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, इतनी सारी सलाह मशवरा, बहुत सारी बातें नई नई पता लगी आज। और कोशिश करते हैं फिर मुलाकात होती है और सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और ऑडियंस को अगर लगता है कुछ और चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ भाई की इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम आई प्रोवाइड इट। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, फिर मुलाकात होती है। और यहाँ पर खुदा हाफिज बोलना चाहूँगा। नमस्कार, सत श्रीकाल, सलामत रहें और खुशहाल रहें।